हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर। आज बात करेंगे हम लेसन प्लान के बारे में। इसमें देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। जितने भी बीएड के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सभी को जो है इंटर्नशिप के दौरान लेसन प्लान तैयार करना ही होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये समस्या रहती है कि हम लेसन प्लान को कैसे बनाएं, जो है कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है। तो सभी को जो है हम विस्तृत पूर्वक जो है वर्णन करेंगे। पिछले फर्स्ट ईयर में जब हम लोग का इंटर्नशिप दिया था, तो हम लोग का जो सोशल साइंस 1 था, मेथड पेपर 1, तो सोशल साइंस 1 के तहत जो आप हिस्ट्री और सिविक्स का जो है, जो पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसका लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। कुल 20 लेसन प्लान होते हैं। उसमें जो है आपको 9th और 10th यानी जो स्कूल में आपको पढ़ा है, मिडिल में पढ़ा है या हाई में पढ़ा है, उसी अनुसार आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है सभी क्लास का कुछ कुछ जो है चुन चुन के जो है आपको लेसन प्लान में लिखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेसन प्लान में क्या बनाना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं लेसन प्लान नंबर लिखा रहता है सबसे पहले। तो ये क्या नंबर आपका लेसन प्लान है, तो वो अंक दर्ज यहाँ करेंगे। जैसे मेरा पहला था ये, तो हमने लेसन प्लान 1 दे दिए हैं। फिर है उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो आपका किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं लेसन प्लान, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, जो भी विषय का हो, तो यहाँ सब्जेक्ट के नाम में जो है आप वो लिखिएगा। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो हमने हिस्ट्री दे दिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और आता है टॉपिक, यानी उस सब्जेक्ट का आप कौन सा टॉपिक है, यूरोप में राष्ट्रवाद है या भारत में जो है राष्ट्रवाद है, इससे कोई भी जो टॉपिक है, टॉपिक का आप नाम वहाँ पर लिखिएगा। जैसे यहाँ दिए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात यूरोप में जो है, यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसका हम इसमें वर्णन करेंगे। फिर आगे है स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, और दिया टीचर, यानी जो स्टूडेंट टीचर हैं। जैसे मैं था तो मैंने अपना नाम दिया था राजीव रंजन प्रसाद, तो उसमें आपका नाम लिखना है स्टूडेंट टीचर में। फिर है रोल नंबर, जो आपका कॉलेज में रोल नंबर है वह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर है स्कूल, यानी इंटर्नशिप आप किस स्कूल में करने जा रहे हैं, तो उस स्कूल का नाम होगा। फिर है क्लास, यानी क्लास किस क्लास का ये टॉपिक बना रहे हैं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद यूज है, क्लास 10th का है, तो हमने क्लास 10th दिया। पीरियड, यानी आप कैमी घंटी में है, तो ये सब भरने की कोई ज़रूरी नहीं है। फिर है टाइम, तो टाइम जो है आपको मुश्किल से 30 से 35 मिनट देना है। और डेट, जिस डेट को आप दिए हैं अपने अनुसार आप वहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं। तो आपका ये जो है शुरुआती हुआ। अब आते हैं मुख्य बातें पर। तो उसमें आपको दिया रहेगा पहला जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो सामान्य उद्देश्य है। इसमें जो है आपको सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय से पढ़ाने से जो है बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों का उस विषय को पढ़ाने से क्या जानकारियाँ मिलेगी, उनकी जो है तार्किक शक्ति कैसे बढ़ेगा, तो उस चीज़ का वर्णन करना है। तो हमने जो है सामान्य उद्देश्य में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें जो है आपको 5 पॉइंट लिखना रहता है। तो 5 पॉइंट में आपको कम से कम 3 पॉइंट जो है लिखना जरूरी रहता है। तो हमने दिया था कि हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो हिस्ट्री से क्या लाभ होगा बच्चों को, तो इसमें हमने लिखा पहला पॉइंट में छात्रों की सामाजिक विकास, सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना है। हिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या था मेरा, कि इस हिस्ट्री पढ़ने से जो पहला पॉइंट दिया, छात्रों को जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके प्रति रुचि उत्पन्न होगा। दूसरा में दिया छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्राप्त होगा। जब भी वो बच्चे रुचि लेंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास होगा। हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बच्चों को जो है बौद्धिक शक्ति एवं तार्किक शक्ति का जो है विकास होगा। 5वां पॉइंट है, ज़्यादा विस्तृत में हमने बताएंगे, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे में दे रहे हैं। चौथा में छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होगी। तो ये जो सामान्य उद्देश्य था, इतिहास पढ़ाने से जो है बच्चों को इतने सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है ये सभी लिखे थे। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है आपको स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी विशिष्ट उद्देश्य है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में था आपका विषय से संबंधित जानकारी देना होता है, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, विशिष्ट उद्देश्य है, उसमें आपको उस टॉपिक से क्या बच्चों को जानकारी मिलेगा,
वो चीज़ इसमें समझाना होता है। जैसे उसमें था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हमको राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बच्चों को क्या जानकारियाँ मिलेगी उसको बारे में जो है हम बताएंगे। तो उसमें हमने दिया कि पहला में छात्र यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को समझ सकेंगे, यानी जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे जो है इसमें छात्र जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ वो समझ पाएंगे। फिर दूसरा में दिया है कि छात्र क्रांतिकारियों के बारे में जान सकेंगे, यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिन नेताओं ने संघर्ष किया था उनके उस क्रांतिकारियों के बारे में वो टॉपिक पढ़ाने से बच्चे जान पाएंगे। तीसरा में छात्र यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका को भी बता पाएंगे, यानी ये पढ़ने से जो है वो जो है फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका को भी बता पाएंगे। तो ये जो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आया था, यानी तो इतना समझ गए कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है विशिष्ट उद्देश्य जो है उसमें क्या वर्णन करना है, तो यानी जो टॉपिक होगा उसी को जो है इसमें वर्णित करना पड़ेगा, यानी उस टॉपिक पढ़ाने से क्या बच्चों को फायदा होगा वो इसमें लिखना है। अब आते हैं टीचिंग एड्स। जब हम पढ़ाएंगे तो हमें कुछ न कुछ सामग्री को जो है शिक्षण सामग्री का आवश्यकता अवश्य होगी। जैसे हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, हमको चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसको हम विश्व का नक्शा चाहिए, ग्लोब चाहिए कि उसमें हम बच्चों को दिखा सकें कि ये कौन सा जो यूरोपीय महादेश है वो किस दिशा में है, कौन सा देश उसमें आता है। और कक्षा कक्ष सामग्री होगा कोई अन्य सामान जैसे होगा स्केल हो गया और अन्य सामान हो गया तो हम इत्यादि करके लिख देंगे। तो हम इसमें लिखे हैं शिक्षण सामग्री में जो है चौक, डस्टर, विश्व का नक्शा, ग्लोब, सामान्य कक्षा कक्ष सामग्री, यानी जो छोटे मोटे कुछ सामान होंगे वो होगा। तो दूसरा पॉइंट हम समझ लिए, तीसरा भी समझ लिए। अब चौथे में आते हैं। चौथे में है कि टीचिंग मेथड, जो हम विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हम किस मेथड से पढ़ाते हैं उसको वर्णित करना पड़ता है। सामान्य जो होता है एक शिक्षण विधि होता है, शिक्षण विधि, फिर होता है व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर विधि। तो ये तीन विधि का जो है दो विधि का जो है ज़्यादातर जो है प्रयोग होता है। कौन? व्याख्यान विधि। जब भी आप सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें आपको व्याख्यान देना ही पड़ेगा। और जो बीच बीच में जो है कुछ कुछ बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो गया। तो टीचिंग मेथड में यानी आप किस मेथड से पढ़ाते हैं, जो 5-6 मेथड होता है उसमें से आप कोई भी जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब आता है प्रीवियस नॉलेज। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का, जो हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो पिछले कक्षा में क्या उसके बारे में पढ़ा था, क्या उसकी जानकारी बच्चों को है, तो वो हम चेक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप भी एक महाद्वीप है, तो हम इसमें लिखेंगे कि उसमें लिख देंगे कि छात्र देश प्रेम और विश्व के महाद्वीप के बारे में जो है सामान्य जानकारी रखती हैं, तभी तो हम आगे पढ़ाएंगे। नहीं कुछ समान जानकारी रहेगा तब तो हम बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज हम सबसे पहले चेक करेंगे, उसको कुछ कुछ पूछ के कि यूरोप महादेश के बारे में आप कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो उस सब के बारे में प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ लिखेंगे कि छात्र जो है देश प्रेम और विश्व के महाद्वीप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन। जब हम क्लास में जाएंगे पढ़ाने जाएंगे तब जो है हम कुछ ना कुछ सबसे पहले ये नहीं जाएंगे सीधे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है थोड़ी, कुछ ना कुछ बच्चे को जो है इंट्रोडक्शन देंगे। तो हमने यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना के यहाँ पर लिखा है क्रम संख्या और है फिर है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र छात्रा क्रियाकलाप। तो यहाँ जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो हमने पहला प्रश्न पूछा था विश्व के महाद्वीप का नाम बताइए, जो अध्यापक क्रियाकलाप जो है, तो उसमें बच्चों ने जवाब दिया था। कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा हमने प्रश्न पूछा था, कम से कम 2 या 3 प्रश्न पूछना पड़ता है, कम से कम 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया था यूरोप महाद्वीप के लोग अपने देश के प्रति कैसी भागीदारी रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना रखते हैं। राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता की भावना या देशभक्ति की भावना जो है यूरोपवासी रखते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ
एम यानी उद्देश्य का कथन क्या था। तो इसमें हम बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। हमने जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था उसमें से कुछ बच्चे से जो समान जानकारियाँ ली थी। तो अब जो स्टेटमेंट है, जो हमारा उद्देश्य पढ़ाने का, उसके बारे में बताएंगे। तो हमने क्या बताया बच्चों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हुआ। अब जो है हम अपने विषय पे आएंगे। तो यहाँ पर लिखा रहेगा एक में कंटेंट और एक में टीचर एक्टिविटी। कंटेंट क्या था भाई, तो इसमें था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कंटेंट क्या था, जो टीचिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टीचिंग एक्टिविटी में टीचर को जो है पढ़ाना रहता है और उसमें जो मुख्य बातें रहते हैं उसको लिखना रहता है। इसमें दिया 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिससे यूरोपीय देश का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों में मिलाकर बने जिसकी राष्ट्रीयता पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया स्वतंत्र होकर राष्ट्र बने गए थे। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति ने सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। इसे जो है आपको उसमें जो बुक में पढ़ाएंगे वही यहाँ पर लिखना है, मेन बात। फिर आता है आपको अब जो हम जो पढ़ाए हैं बच्चों में, तो वहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में जो है क्या कर रहा है, हम जो पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट का एक्टिविटी वहाँ पर क्या था, तुम देंगे कि जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वो समझेंगे। यानी जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मेरा काम पढ़ाना है, जो टॉपिक था स्टेटमेंट उदय, और जो है छात्र भी जो कुछ न करेंगे तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक जो है उसको सुनेंगे और समझेंगे। फिर है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में जो है जो मुख्य बातें हैं उनको लिखना रहता है, पढ़ाते हैं और जो मेन बात होता है हमको बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो उसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो टॉपिक था क्या, राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला पॉइंट हमने दिया था 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिससे यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। दूसरा लिखा था राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। अब आता है सामान्यीकरण एवं पुनर्जीकरण, जनरलाइजेशन एवं रिकैप्चुलेशन। इसमें होता है क्या कि हमने जो बिंदु पढ़ाए उसी में से जो है बच्चे से कुछ प्रश्न देंगे। तो हमने यहाँ दिया जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाओ। भाई हमने तो तुमको पढ़ा दिया, अब जो है हमको सामान्यीकरण उसको दिखाओ, यानी उसको हम फिर उसको रिपीट कराना है। सामान्यीकरण का मतलब हो गया फिर से उसको रिपीट कराना, पूछना और उसको फिर से जो है बताना बच्चों को। फिर है बाल्कन क्षेत्र किस प्रकार गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। तो बच्चे से पूछेंगे, बच्चे ने जवाब पाएंगे तो फिर से हम उसको समझाएंगे। अब आता है मूल्यांकन, यानी बच्चे को जो है हम तो इसमें भी कुछ प्रश्न देंगे। कहता है तो हमने दिया था 2 प्रश्न, 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा था यूरोप में मध्यवर्ग का उदय का क्या कारण था। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से प्रश्न देना रहता है। अब है होमवर्क, यानी हम जो पढ़ाए हैं बच्चों को उसमें से जो हमको उसको होमवर्क देना है। तो हमने प्रश्न दिया था कि 2 देशों को ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। ये जो है आपका 11वां नंबर अंतिम पॉइंट था। तो इस प्रकार से जो है हम असाइनमेंट बनाएंगे। लगातार जो हम वीडियो जारी करेंगे, 20 का 20 जो हमने बनाए थे सभी का वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।